नमस्कार प्रिय बच्चों। आज जो हम क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी में जो हमने स्वर प्रेरण की भी परिभाषा बता दी थी, उससे संबंधित थोड़ा सूत्र भी बताया था, अन्वय प्रेरण भी बताया था और उससे संबंधित सूत्र भी बताया था। आज हम उसी के बारे में थोड़ा विस्तृत में अध्ययन करेंगे। जो हमारा स्वप्रेरण है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। तो इस वजह से इस वीडियो का हमने जो पार्ट ये रखा है, इसमें स्वप्रेरण स्पेशल करके रखा है। तो ये जो चैप्टर है ये वैसे भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इस चैप्टर को पहले से न पढ़ा गया होता, फैराडे ने प्रयोग न किए गए होते, तो आज हम इस जो लाइट में बैठे हुए हैं बच्चे वो नहीं बैठे होते। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर वीडियो में मेरे पीडीएफ नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, वहाँ पे आप क्लिक करिए तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डाउट्स हैं, कुछ क्लियर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो प्रॉब्लम भेज दीजिए। तो मैं इन जो डाउट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक वीक में एक वीडियो बना दिया करूँगा, डाउट्स की वीडियो, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर हैं वो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है प्रत्यावर्ती धारा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने थोड़ा आपको स्वप्रेरण बताया था, थोड़ा सा वहीं से जिक्र कर लेते हैं। देखिए, स्वप्रेरण के बारे में हमने ये बताया था कि ये जैसे ये एक प्रणालिका है, इस टाइप की एक कुंडली है ये, और इसमें धारा बह रही है। ये जब इसमें धारा बहेगी तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चुंबकीय बल रेखाएं इस टाइप से पैदा होंगी, इस तरह से ये चीज इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होगी। निश्चित है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि हमें मालूम है प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0 Ni। तो ये चीज़ कांस्टेंट है। तो इस तरह से इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया और इस सेल के द्वारा हम धारा को बढ़ा रहे हैं इस तरह से, इस सेल के द्वारा धारा को बढ़ा रहे हैं। जब हम धारा को इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा को बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बदलेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो क्या होगा, फाई बदलेगा, फाई बदलेगा। जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, क्योंकि फाई बी पर निर्भर कर रहा है, बी आई पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब फाई समानुपाती आई। ये एक कुंडली के कारण हुआ, एक फेरे के कारण हुआ, या एक कुंडली के कारण, कुंडली या फेरे के कारण। अब अगर इसमें n फेरे हैं तो संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स n फाई डिपेंड करेगा I पे। और जब हम इसको समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये आएगा n फाई इज इक्वल टू Li। यहाँ पे L समानुपाती नियतांक है, जिसको स्वप्रेरण गुणांक या हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र निकल के आया। अब देखिए,
यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। इसका मात्रक हमारा होता है हेनरी। अभी इसका हम दूसरा भी मात्रक पढ़ेंगे। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने परिवर्तन किया इस समीकरण से। देखिए इस जो हमने पहला समीकरण देखा इसको देखिए, ये दूसरा समीकरण। अब हमने क्या किया, इसके धारा में परिवर्तन किया। तो देखिए धारा में परिवर्तन करने पर धारा में परिवर्तन करने पे क्या होगा कि इसमें फ्लक्स परिवर्तित होगा। एन डेल्टा फाई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई एल। ठीक है, और धारा परिवर्तन की दर क्या होगा, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। धारा परिवर्तन की दर से इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। फ्लक्स परिवर्तन की दर भी हम लिख सकते हैं, परिवर्तन की दर, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब फैराडे का नियम लगा दिया हमने। फैराडे के नियम के हिसाब से क्या होगा, इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या होगा, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से हमारा सूत्र ये निकल के आएगा, E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है माइनस चिन्ह किसकी वजह से होता है, ये लेंज के नियम के अनुसार होता है। तो इस तरह से ये हमारा जब सूत्र ये निकल के आया, इसमें आप ये देखिए, इसको हम L को यो भी लिख सकते हैं, L बराबर संख्यात्मक रूप से E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहां से अगर मात्रक लिखेंगे तो ये आएगा वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, और इसको या हेनरी, तो ये इसका दूसरा मात्रक होता है, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। अब अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होगी तो उसके सिरों पर जो भी विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो उसके स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। अब ये तो हमने स्वप्रेरण की घटना को समझा दिया, स्वप्रेरकत्व को समझा दिया। अब ये बात आती है इसमें दिशा क्या होगी। जब भी हम इसके अंदर धारा को बदलेंगे तो इसके अंदर प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी, और प्रेरित धारा लेंज के अनुसार किस तरह की होगी, उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिसके कारण धारा पैदा हो रही है। अब मान लीजिए हमने एक इस टाइप की कुंडली को लेते हैं, एक हमने इस टाइप का लिया, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है। चलो हम एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, केवल एक, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। तो जब बाहर की ओर है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सिरा बनना है, एन सिरा बनना है। एन सिरा बनना है तो इसके अंदर धारा की दिशा ऐसे होगी, इस तरह से होगी। अब इस धारा को हम बढ़ा रहे हैं, इस धारा को हम जब बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ बढ़ रहा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारी मेन धारा है, मुख्य धारा। बढ़ाने
मुख्य धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ बढ़ेगा। तो लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे लेंज के नियम के अनुसार क्या होगा, इसका विरोध होगा, और इसके विरोध होगा तो इसके कारण यहाँ पे जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो अंदर की ओर होगा, उसका विरोध करेगा। विरोध करेगा तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस तरह की होगी, प्रेरित धारा। ये तो तब है हम जब धारा बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से दूसरा हम केस लेते हैं, ये देखिए, इसमें भी धारा की दिशा ऐसे ही ले रहे हैं हम इस तरह से। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा और मुख्य धारा घटा रहे हैं, ये घटाने पर जब हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, कम होता जाएगा, अंदर की ओर कम होता जाएगा। और ये हमारी जो धारा है, जो प्रेरित धारा होगी या उसका कार्य कुछ इस तरह का होगा जो उसका परिवर्तन करेगा। तो उस वजह से उस स्थिति में हमारी प्रेरित धारा की दिशा इधर की तरफ होगी। कहने का मतलब है उस हर परिवर्तन का विरोध होगा जिसके कारण वो स्वयं पैदा हो रही है। तो इस तरह से ये हमने जो चीज़ निकाली, अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे। और अब हम बताते हैं कोई लंबी प्रणालिका है, उसके कारण स्वप्रेरकत्व कितना पैदा होगा। लंबी प्रणालिका के कारण उत्पन्न स्वप्रेरकत्व। आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक लंबी प्रणालिका है जिसके कारण हम स्वप्रेरकत्व ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रणालिका है, इसके कारण इसकी लंबाई दी हुई है L, और इसमें N फेरे, और I धारा बह रही है इसमें, I धारा बह रही है इसमें इस तरह से, इस तरह से। ठीक, इस तरह से क्या हो रहा है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। तो प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र B बराबर μ0 Ni, जहां N क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, N/L, कैपिटल L, N/L। तो ये हो जाएगा φ B = μ0 Ni/L, L हो जाएगा। अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल हमने ले लिया, ये जो क्षेत्रफल है वो A इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल इसका है। तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, एक कुंडली से, एक कुंडली से, एक कुंडली से बद्ध, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स
क्या होगा, ये होगा फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन एल इंटू ए वेबर। इतना चुंबकीय फ्लक्स एक कुंडली से होगा। अब चूंकि इसमें एन फेरे हैं तो संपूर्ण एन फेरों से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स, ये होगा हमारा एन फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो एन इंटू म्यू जीरो एन आई अपॉन एल इंटू ए, या हम इसको ये कहें एन फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर आई अपॉन एल इंटू ए। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था पीछे स्वप्रेरण में पढ़ा था, स्वप्रेरण की घटना में ये पढ़ा था कि एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो इसमें हम इसको रख देंगे एन फाई, या ये कहिए कि एल आई इज इक्वल टू एन इंटू फाई, और एल आई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। तो ये अपॉन एल, ये थोड़ा एल में कंफ्यूजन रहेगा, तो अच्छा ये रहेगा कि इसको हम स्मॉल एल लिख लें, स्मॉल एल, इसमें इसको स्मॉल एल लिख लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एल, स्मॉल एल, एल, ये यहाँ पे स्मॉल एल लिख देते हैं, ठीक है। ये स्मॉल एल, क्योंकि ये एल है वो स्वप्रेरण गुणांक का है और वो है एल लंबाई है, तो यहाँ पे स्मॉल एल लिख लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या होगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू ये एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एल स्क्वायर ए अपॉन एल। ये सूत्र निकल के आया, और स्पष्ट लिख लीजिए एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये सूत्र निकल के आया। ये कुंडली जो है, प्रणालिका है, उसका स्वप्रेरण गुणांक है, और इसमें आपने देखा स्वप्रेरण गुणांक किस पर निर्भर कर रहा है, स्वप्रेरण गुणांक निर्भर कर रहा है इसमें बहने वाली धारा, इसमें इसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है, लेकिन इसमें बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये इसमें निर्भर कर रहा है इसकी परिच्छेद क्षेत्रफल पर, इसकी लंबाई पर। तो ये कुछ कुछ उसी टाइप से है जैसे आपने देखा होगा किसी चालक का प्रतिरोध होता है, वो निर्भर करता है उसके लंबाई पर निर्भर करता है और उसकी परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। ये किसी प्रणालिका की कुंडली का, प्रणालिका का प्रेरकत्व है, और ये किसी चालक का प्रतिरोध है। इसमें एक चीज़ देखा होगा कि लंबाई कम होने पर हमारा वो अधिक होगा, और परिच्छेद क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर परिच्छेद प्रेरकत्व अधिक होगा। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें लंबाई अधिक होने पर ज़्यादा होगा और परिच्छेद क्षेत्रफल कम होने पर ज़्यादा होगा, तो उल्टा होता है एक दूसरे का। तो इस तरह से हमने थोड़ी आपको तुलना करके बता दी। बाद में हम देखेंगे कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे तो इसमें हमारा प्रेरकत्व भी आएगा और संधारित्व भी आएगा, और ये हमारा प्रतिरोध भी आएगा। तो ये चीज़ें देख रहे हैं कि इसमें जो धारावाही प्रणालिका के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। अब इसी तरह से हम आते हैं किसके कारण, कोई कुंडली है, समतल वृत्ताकार कुंडली है, उसके कारण
स्वप्रेरकत्व क्या होगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा व्यंजक है, इसको आप देख लीजिए। समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, ये कुंडली है, और इसके त्रिज्या r है, और इसमें धारा I बह रही है, धारा R। तो एक लूप के कारण, एक फेरे के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। तो इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर μ0 I अपॉन 2R, ये सूत्र निकल के आया। अब चूंकि इसकी त्रिज्या R है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा A इक्वल टू पाई R स्क्वायर होगा। तो इस तरह से एक फेरे के कारण, एक फेरे के कारण इसमें जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये हो जाएगा μ0 I अपॉन 2R इंटू पाई R स्क्वायर। इससे एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0 I इंटू पाई R अपॉन 1/2। ये चीज़ निकल के आई। अब अगर इसमें n फेरे हैं तो n फेरों के कारण संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, n फाई, और यहां से n से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0। हाँ, इसमें μ0 1/2 μ0 I इंटू पाई इंटू R इंटू n, इसमें n हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें n फेरे हैं तो ये यहाँ पे भी, ये भी एक लूप के कारण था। अगर इसमें n फेरे होंगे तो ये हो जाएगा n का मल्टीप्लाई n, तो यहाँ पे भी n आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी इसमें n आएगा, ठीक, और ये जो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू n हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल के आया n फाई इज इक्वल टू 1/2 μ0 n स्क्वायर I पाई R। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था जो हमने स्वप्रेरण बताया था, तो n फाई किसके बराबर होता है, n फाई बराबर होता है L I के। तो L इंटू I बराबर 1/2 μ0 n स्क्वायर I इंटू पाई R।
तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो L बराबर 1/2 μ0 n स्क्वायर बाई r। ये वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय फ्लक्स होगा, स्वप्रेरकत्व हो गया, और हमने स्वप्रेरकत्व का ये आपके सामने व्यंजक निकाल लिया। अब हम इसके अंदर ये निकालना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसके लिए व्यंजक, कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, उसके लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा जिसको हम चुंबकत्व ऊर्जा होती है। तो पहले थोड़ा कंसेप्ट समझिए, इसका मतलब क्या होता है। कुंडली के अंदर कैसे ऊर्जा संचित होती है, आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि जो हमारा संधारित्र होता है, संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। जैसे ये संधारित्र है कोई, ये संधारित्र, और जब हम इसको आवेशित कर देते हैं तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक उसी तरीके से कोई भी हमारा वो है, ये कुंडली है और इसमें आई धारा बह रही है। एकदम तो हम आई धारा कर नहीं देंगे, बढ़ाते बढ़ाते शून्य से हमारी धारा जो होगी वो I0 तक होगी। तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगी किसके रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, वो हमारी इसकी संचित वैद्युत संचित चुंबकीय ऊर्जा कहलाएगी। तो इसके लिए हम इसमें हम लिखेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, और ये होगी किस रूप में, ये होगी हमारे चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं खड़ा हूं और कोई कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है और ये लग रहा है कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो मैं क्या करूंगा, उससे बचने के लिए अपने अंदर एक ऊर्जा संचित करूंगा, और ऊर्जा संचित करूंगा, वही जो ऊर्जा होगी वो मेरी स्थितिज ऊर्जा होगी, उसका विरोध करने के लिए। क्योंकि हमने जब लेंज का नियम बताया था, लेंज के नियम में ये बताया था कि कुंडली के अंदर प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है जो उस परिवर्तन का विरोध करती है। तो जब हम इसमें धारा को बदलेंगे तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा तो उससे वो उसके अंदर उसकी वजह से जो प्रेरित धारा बहेगी वो उस परिवर्तन का विरोध करेगी। तो जो परिवर्तन का विरोध करेगी तो इसके कारण क्या होगा, कुंडली के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाएगी जिसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए होगा क्या, उस जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके विरुद्ध किया गया कार्य वही संचित ऊर्जा के बराबर होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW इक्वल टू इंटीग्रेशन E dt, और E इसको लिखिए DI, E DI, E इंटू टी ऐसे। अब देखिए E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L DI अपॉन dt इंटू dt, ठीक है। E I हो रहा है इसमें, I तो यहाँ पे I इंटू डी टी। तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जीरो से लेकर के हम लेंगे I0 तक, जीरो से लेकर I0 तक, क्योंकि धारा एकदम तो I0 हो नहीं जाएगी, थोड़ा उसमें समय लगेगा, dt समय लगेगा। तो ये देखिए इसमें L बाहर निकल आएगा, L यहाँ पे I रह जाएगा
और डी आई और इंटीग्रेशन 0 to L। तो ये हो जाएगा L और इनटू ये हो जाएगा I स्क्वायर पाई 2 और लिमिट 0 to I0। तो ये हो जाएगा 1/2 L I0 स्क्वायर -0। तो ये हो जाएगा 1/2 L I0 स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो कार्य आया W बराबर 1/2 L I0 स्क्वायर, ये जो कार्य आया ये ही हमारे इसके अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अर्थात इसको हम ये कहें कि U बराबर 1/2 L I0 स्क्वायर। ये कुछ सूत्र है, ठीक उसी तरह से मिलता जुलता है जैसे हमने वहाँ पे गतिज ऊर्जा निकाली थी। गतिज ऊर्जा में K जुगल ने निकाला था 12 mv²। देखिए यहाँ पे इसके देखो ये यहाँ पे V आ रहा है, यहाँ पे I0 आ रहा है। इसमें हम जब धारा बदलते हैं तब ये पैदा होता है। उसमें हम जब किसी पिंड को गति प्रदान करते हैं तो ये चीज़ इसके अंदर गतिज ऊर्जा पैदा होती है। तो जो स्वप्रेरण की जो घटना है वो एक तरह की जड़त्व से मिलती जुलती है। जैसे हमने यहाँ पे जड़त्व पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, हमारा जो स्वप्रेरकत्व है वो क्या करता है, विरोध करता है। उसके अंदर जो स्वप्रेरण की घटना होती है वो उस परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे हमने जड़त्व में पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हम उसको गति अवस्था में ले जाना चाहते हैं, तो वो जड़त्व उसका जो गुण होता है वो उसका विरोध करता है, उस चीज़ का विरोध करता है। गति कर रही होती है, अगर हम उसको रोकना चाह रहे थे तो जड़त्व हमारा विरोध करता है। इसी तरह से हम इसके अंदर हम जो धारा बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो स्वप्रेरकत्व होता है वो उस चीज़ का विरोध करता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। स्वप्रेरण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करने पर ये गुण पैदा होता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कुंडलियों का संयोजन अगले उसमें हम बताएंगे कि अगर हम कुंडलियों को धारावाही प्रणालिकाओं को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उनकी तुल्य स्वप्रेरकत्व क्या होगा, इससे संबंधित सूत्र हम अगले उसमें बताएंगे। लेकिन चलते हैं पहले एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं कि जो हमने सूत्र पढ़े उस पर न्यूमेरिकल। तो देखिए पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि 500 फेरों की एक कुंडली है जिसमें 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा बह रही है। ये देखिए n बराबर 500 फेर। इसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, एम्पियर की धारा बह रही है। तो इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई है, n फाई बराबर है, वो है 1.4 × 10⁻⁴ वेबर। तो हमें कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। स्वप्रेरकत्व L को निकालना है। ये चीज हमें दी हुई है प्रश्न में, ठीक। तो हमें पता है, क्या पता है, n फाई इक्वल टू L इंटू आई। तो I बराबर L बराबर n फाई बटे I, इस तरह से। तो इसमें हम मान रख देंगे तो ये कितना आएगा, ये जो दिया हुआ वो एक कुंडली के कारण दिया हुआ, ये 1.4। तो हम यहाँ पर रख देंगे 500, ये एक
कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है इंटू 1.4 × 10⁻⁴ अपॉन आई इसमें बह रही है 2.5 एम्पियर। तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 500 × 14/25, 25 से कट जाएगी 20 बार × 10⁻⁴ इसको गुणा करेंगे तो 280 × 10⁻⁴ और 2.8 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा 2 हेनरी। सिंपल सा सवाल था और इसमें हमने इसका उपयोग कर लिया था। इसी तरह से अब हम लेते हैं, अगर हम धारा को बदलते हैं, धारा को बदलने से उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना पैदा हो जाता है, उससे संबंधित एक प्रश्न ले लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न ये है, एक परपथ में लगी कुंडली में धारा 0.2 सेकंड में 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है। मतलब 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है, मिली एम्पियर हो जाती है, 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है। तो जिससे कुंडली में प्रेरकत्व 0.3 मिली हेनरी हो जाता है, L बराबर 0.3 मिली हेनरी उत्पन्न हो जाता है, ये उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसको हम लिखेंगे 0.3 गुणित 10⁻⁻³ हेनरी उत्पन्न हो जाता। और ये भी आपको पता है, इसमें जो समय लग रहा है वो डेल्टा टी लग रहा है वो 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड लग रहा है। डेल्टा आई कितना हो रहा है, डेल्टा आई हो रहा है 4 × 10⁻³ एम्पियर। अब हमें इसमें प्रेरित वाहक बल निकालना है, ये चीज़ हमें दी हुई थी, ये चीज़ हमें निकालना है। तो सीधा सा सूत्र हमें पता है, E = -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें रख दीजिए माइनस चिन्ह, तो लेंज के नियम के अनुसार आया है। L है 0.3 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁻³ अपॉन समय है वो है 0.2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 3 6 × 10⁻⁶ वोल्ट। ये हमने इसको निकाला और अच्छा सवाल था, आपके इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से अच्छा सवाल था। और भी हमने आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण की घटना और उससे जुड़ा हुआ एक घटक स्वप्रेरकत्व, जैसे धारा से जुड़ा हुआ होता है हमारा प्रतिरोध। ये चीज़ हमने पढ़ी। किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका विरोध होता है, तो वो जो विरोध उत्पन्न होता है वो हमारा कहलाता है प्रतिरोध। इसी तरह से जब हम किसी कुंडली में धारा परिवर्तित कर देते हैं तो उसका विरोध होता है, और वो जो विरोध होता है उसको कहते हैं स्वप्रेरकत्व। तो और ये भी हमने देखा कि जो स्वप्रेरकत्व का मान धारा पर निर्भर नहीं करता, ठीक उसी तरह से प्रतिरोध का मान धारा पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, परिचय क्षेत्रफल पर। इसी तरह से आपने देखा यहाँ पे प्रणालिका में भी जो हमारा स्वप्रेरकत्व का मान है उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके परिचय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह से हमने देखा था धारिता के अंदर उसके अंदर धारण करने की क्षमता होती है, जो संधारित होता है उसकी जो धारिता है उसकी लंबाई और परिचय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जब न कि उसमें कितना आवेश संचित हुआ है तो इस पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो प्रतिरोध, संधारित्र की जो धारिता और कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुछ इनमें एक तरह की कुछ समानताएं सी हैं जिसको हम इन सभी को एक साथ लेके आएंगे आपके
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में, जिसमें हम प्रतिरोध भी होगा, स्वप्रेरकत्व भी होगा और एक हमारा संधारित्र होगा जिससे संबंधित हमारी धारिता होगी, उनको हम लेके आएंगे। तो चलिए, आज आपने बहुत कुछ सीखा, हमने आपको न्यूमेरिकल भी दिया है। अगले वीडियो में हम अन्योन प्रेरण के बारे में विस्तृत में बताएंगे, अन्योन प्रेरण के घटना और उससे संबंधित चीज़ों को बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने डाउट में उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका हम समाधान आपको डाउट बॉक्स में देंगे। जितना आप हमसे पूछेंगे उतना ही हमें आपसे बताने में आपको अच्छा लगेगा, तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हमने आपको पढ़ा दिया, एक क्रिया हो गई, अब आप हमारे लिए हमसे क्वेश्चन पूछिए, वो प्रतिक्रिया हो गई, क्योंकि ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों हाथों से बजती है। मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ, जब आप इधर की तरफ आएंगे तभी तो ताली बजेगी, तभी तो ध्वनि पैदा होगी, तभी हम लोगों का इंटरेक्शन होगा और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।